Now, welcome back to our channel. This is your last lecture of this chapter, which is matter of class 9th. So today we will discuss about the topic evaporation. In previous classes, we had discussed about effect of change of pressure and effect of change of temperature. तो किस तरीके से स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो सकता है? तो दो तरीके से चेंज हो सकता था, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड बाय चेंजिंग द प्रेशर. तो इस टॉपिक में हम लोग बहुत सारा टॉपिक देखे थे, जैसे कि मेल्टिंग, बॉइलिंग, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग एंड सब्लिमेशन एंड इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर. तो प्रेशर कम ज्यादा करने की वजह से मैटर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या वो अपना स्टेट चेंज करता है या नहीं करता. तो ये सब टॉपिक प्रीवियस क्लास में डिस्कस हो चुका था. और आज का टॉपिक है इवेपोरेशन. तो व्हाट इज इवेपोरेशन? तो इवेपोरेशन क्या है? तो इवेपोरेशन में जो लिक्विड है वो आपका चेंज होता है गैसेस में, मतलब कि जो लिक्विड है वो आपका गैसेस में चेंज हो जाते हैं. तो इस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहा जाता है. बट इवेपोरेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, लैटेंट हीट. तो ध्यान से देखिएगा. सबसे पहले हम डिस्कस कर देते हैं आप लोग के लिए लैटेंट हीट क्या है. लैटेंट हीट इज अ टेम्परेचर at which a matter changes its state but by do not rise in the temperature. मतलब कि वो अपना टेम्परेचर को नहीं बढ़ा के अपना स्टेट को चेंज कर लेता है. तो इस टाइप के टेम्परेचर को, इस टाइप के हीट को लैटेंट हीट कहते हैं. तो इसका डेफिनेशन में हम लिख सकते हैं, द हीट एनर्जी supplied to change the state of matter. द हीट एनर्जी, या फिर हम यहां पे लिख सकते हैं द मिनिमम हीट एनर्जी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर by not raise in टेम्परेचर ऑफ मैटर. उस मैटर का टेम्परेचर को वो नहीं बढ़ाता है. तो बस केवल इतना हीट एनर्जी हम लोग को उस मैटर में सप्लाई करना है कि उसका स्टेट चेंज हो जाए. इसको एक्सप्लेन करेंगे. इज कॉल्ड लैटेंट हीट. तो एक एग्जाम्पल से हम एक्सप्लेन कर देते हैं. तो सपोज कीजिए कि आपके पास ये आइस है. दिस इज आइस, और आइस का टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस. अब इसको लिक्विड में चेंज करना है. तो क्या करना होगा? इसको हीट करना होगा. लेकिन हीट करने की वजह से इसका टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा. तो हम लोग को टेम्परेचर को चेंज नहीं करना है. मतलब कि आइस का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस और इसको वाटर में चेंज करना है, तो इसका भी टेम्परेचर हम लोग को 0 डिग्री सेल्सियस ही रखना है. तो हम लोग को केवल इतना एनर्जी सप्लाई करना है कि ये अपना स्टेट को चेंज कर दे, मतलब कि सॉलिड से लिक्विड में हो जाए. ये आपका है सॉलिड और ये आपका लिक्विड. तो दोनों का हम लोग को टेम्परेचर सेम रखना है, बट सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है. तो इस आइस को हम इतना हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे कि ये अपना स्टेट चेंज कर ले, लेकिन अपना खुद का टेम्परेचर नहीं चेंज करे. तो जितना एनर्जी हम इसमें सप्लाई करेंगे उस एनर्जी को बोलते हैं लैटेंट हीट. कि लैटेंट हीट जो है
उस मैटर का टेम्परेचर को नहीं बढ़ाता है, केवल स्टेट को चेंज करता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, फिर से डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। द मिनिमम हीट एनर्जी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर बाई नॉट रेजिंग टेम्परेचर ऑफ अ मैटर इज कॉल्ड लैटेंट हीट। तो आया समझ में। अब हम लोग इवेपोरेशन का बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इवेपोरेशन का डेफिनेशन हो जाएगा कि व्हेन लिक्विड इज चेंजेज इनटू वेपर स्टेट द प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। बट अब ध्यान दीजिए कि बॉइलिंग का भी तो यही डेफिनेशन था, व्हेन लिक्विड चेंजेज इनटू वेपर द प्रोसेस इज कॉल्ड बॉइलिंग। लेकिन बॉइलिंग और इवेपोरेशन में बहुत अंतर है। बॉइलिंग के लिए हम 100 डिग्री, अगर आपके पास वाटर है तो वाटर को बॉईल करने के लिए आप 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देंगे, उसको गैस स्टोव पर रखकर उसको हीट करेंगे। लेकिन इवेपोरेशन में वैसा नहीं होता है, वो प्रोसेस था बॉइलिंग। इवेपोरेशन में क्या है कि अगर आपके पास कोई कपड़ा है, अगर कपड़ा को आप रूम में ही रख देते हैं तो वो सूख जाता है। तो उस प्रोसेस में भी जो लिक्विड है वो चेंज हुआ वेपर में, तो ये प्रोसेस कहलाया इवेपोरेशन। इसमें उसको गर्म करने का जरूरत नहीं है, उस कपड़े को गर्म करने का कोई जरूरत नहीं है। तो वहां भी इवेपोरेशन हुआ, लेकिन वो इवेपोरेशन कैसे हुआ, तो उसको भी हीट किया गया, लेकिन उसका जो टेम्परेचर है वो बॉइलिंग पॉइंट से कम है। तो उसका जो हीट एनर्जी का अमाउंट रहेगा, वो हीट एनर्जी का अमाउंट क्या रहेगा, तो दैट अमाउंट इज लैटेंट हीट। केवल स्टेट चेंज करना है। लिक्विड से जो कपड़ा गीला था और गीले कपड़े में जो लिक्विड है वो लिक्विड को वेपर में चेंज करना है, तो हम लोग को लैटेंट हीट इतना एनर्जी सप्लाई करना होगा, तो वो लिक्विड से वेपर में चेंज हो जाएगा। लेकिन उस क्लॉथ का, उस कपड़े का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो इस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। तो इवेपोरेशन का एक बार डेफिनेशन देख लीजिए। द प्रोसेस by which liquid changes into vapor below its boiling point। बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे अगर कोई भी लिक्विड आपका वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। लेकिन बॉइलिंग किसको बोलते हैं, द प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर एबव इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हो गया बॉइलिंग का डेफिनेशन। तो बॉइलिंग और इवेपोरेशन में डिफरेंस आ सकता है एग्जाम में, तो इस पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिए आप लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये था इवेपोरेशन। तो एक्चुअली इवेपोरेशन होता कैसे है, अब जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे हर जगह इवेपोरेशन होता है। अगर मान लेते हैं कि आपके रूम में अगर पानी गिर गया है, फर्श पे, जमीन पे पानी गिर गया है, तो कुछ देर उसको छोड़ देंगे तो वो इवेपोरेट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हम उस पानी को गर्म करेंगे या फिर जमीन को गर्म कर रहे हैं तो वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये प्रोसेस बॉइलिंग नहीं है, ये प्रोसेस है इवेपोरेशन। अब जैसे कि यहाँ पे हर जगह इवेपोरेशन होता है, हमारे बॉडी से भी इवेपोरेशन होता है, या फिर नदी, तालाब, ये सब में भी इवेपोरेशन होता है। एक्चुअली इवेपोरेशन प्रोसेस कैसे होता है, तो इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम देखते हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं कि एक कंटेनर में आपके पास लिक्विड है और ये है लिक्विड का मॉलिक्यूल्स, ये वाटर है, तो लिक्विड का ये मॉलिक्यूल्स है। तो हम लोग जानते हैं कि लिक्विड का मॉलिक्यूल्स के बीच में मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो अब जैसे कि यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, अब लिक्विड का मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव कर सकता है ना, वाइब्रेट कर सकता है, क्योंकि बिकॉज वी नो डैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ऑलवेज मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड से ये हमेशा मूव करते रहता है। तो
ये कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स के पास इतना एनर्जी होता है कि ये सरफेस से एस्केप कर सके, मतलब कि ये सरफेस से उड़ सके। तो ये जो आपका मॉलिक्यूल्स है, इसके पास जो एनर्जी होता है उस एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो ये लिक्विड जो है, इसके कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी है। तो ये काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये मॉलिक्यूल्स जो है वो सरफेस तक आते हैं, सरफेस तक आते हैं और यहाँ से ये एस्केप कर जाते हैं, मतलब कि यहाँ से ये बाहर निकल जाते हैं और ये इवेपोरेट हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि इसको गर्म करने का ज़रूरत नहीं है, ये गर्म नहीं होगा, ये बॉइलिंग पॉइंट से कम ही टेम्परेचर पे ये एस्केप हो जाएंगे। अब जैसे कि आप ग्लास में पानी भर के रख दीजिए और रूम में ही, और उसको 10 दिन तक छोड़ दीजिए, तो देखेंगे कि पानी आधा हो चुका है। तो उस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स उसमें होते हैं जिनके पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है और मॉलिक्यूल से, तो वो धीरे धीरे जो है वो सरफेस से एस्केप करने लगेंगे, वो सरफेस अपना छोड़ते जाएंगे। तो धीरे धीरे वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट होंगे और वेपोराइज हो जाएंगे और गैस में चेंज हो जाएंगे और वाटर जो है वो कम होते जाएगा। तो ये प्रोसेस कहलाता है इवेपोरेशन। तो याद रखिएगा इसका डेफिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो व्हाट इज फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन? तो यहाँ पे टोटल 4 फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। तो सबसे पहला पॉइंट हम डील कर रहे हैं जिसको बोलेंगे टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कैसे इंपॉर्टेंट है, कैसे अफेक्ट करता है इवेपोरेशन? तो सिंपल सा बात है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन रेट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि गर्मी के दिनों में कपड़े जो है वो जल्दी से सूख जाते हैं इन कंपेरिजन विथ कोल्ड डेज। ठंडी के दिनों के अपेक्षा गर्मी के दिनों में जल्दी कपड़े सूखते हैं। इसका मतलब कि अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। अब सरफेस एरिया, अब सपोज कीजिए कि एक कपड़ा है, इसको आप लोग धोएं और धोने के बाद इसको जो है निचोड़ें और वैसे ही धूप में रख दिए, है ना, तो या फिर बाहर रख दिए सुखाने के लिए, तो वो जल्दी नहीं सूखेगा। जब हम उस कपड़े को फैला देंगे तो वो इजीली सूख जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा, अगर सरफेस एरिया कम रहेगा तो इवेपोरेशन कम होगा। अब आते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी कहने का मतलब कि एटमॉस्फेयर में जितना ज़्यादा नमी रहेगा उतना ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहेगा। मतलब कि जितना ज़्यादा एटमॉस्फेयर में, एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स रहेगा तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगा। अब जैसे कि ह्यूमिडिटी सबसे ज़्यादा किस सीजन में होता है? तो ऑफ कोर्स रेनी सीजन में। रेनी सीजन में बारिश होती है और जो भी वाटर ज़मीन पे गिरता है वो इवेपोरेट होके एटमॉस्फेयर में चला जाता है और एटमॉस्फेयर में बहुत सारा वाटर वेपर रहता है। तो ह्यूमिडिटी रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा रहता है। तो अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगा तो इवेपोरेशन कम होगा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स को स्पेस नहीं मिलेगा एयर में जाने का, तो इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि बरसात के दिनों में इवेपोरेशन तो बहुत कपड़े तो कम सूखते हैं, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होता है? पंखा चला के नीचे रखना होता है, उसके नीचे। तो ये है नेक्स्ट टॉपिक, विंड स्पीड। तो सबसे पहले हम ह्यूमिडिटी का बात करते हैं। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगा तो इवेपोरेशन कम रहेगा, याद रखिएगा। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगा तो इवेपोरेशन कम होगा। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ये आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। और सरफेस एरिया में क्या लिखिएगा? तो इवेपोरेशन, द रेट ऑफ इवेपोरेशन
increases on increasing surface area, rate of evaporation increases on increasing temperature। अब हम बात करते हैं विंड स्पीड का, कि अगर विंड का स्पीड, अब देखिए बरसात के दिनों में तो कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं, तो हम लोग फैन के नीचे रखते हैं उसको सुखाने के लिए। इसका मतलब कि विंड स्पीड से इवेपोरेशन जो है वो ज़्यादा होता है, इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाता है। तो अगर विंड स्पीड ज़्यादा रहेगा तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा रहेगा। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन विंड स्पीड, आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो इवेपोरेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग इवेपोरेशन का बहुत जगहों पे यूज करते हैं। अब जैसे कि इवेपोरेशन का एक खास बात है कि इवेपोरेशन काउजेज कूलिंग। इवेपोरेशन काउजेज कूलिंग, इवेपोरेशन के वजह से, इवेपोरेशन काउजेज कूलिंग, इवेपोरेशन के वजह से कोई भी सरफेस ठंडा होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने हाथ पे स्पिरिट रखिए। स्पिरिट जो है वो वोलाटाइल लिक्विड होता है। वोलाटाइल कहने का मतलब जो इजीली वेपर में चेंज हो जाए। तो अगर हम स्पिरिट को अपने सरफेस पे रखते हैं और कुछ देर छोड़ देते हैं तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे ठंडा लगता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ से स्पिरिट वोलाटाइल है, वो इजीली वेपर में चेंज हो जाएगा। तो इजीली वो वेपर में चेंज हो रहा है, इसका मतलब कि वो और ठंडा हो रहा है, वो इस सरफेस को ठंडा कर रहा है। और हम लोग अभी अभी देखे हैं इवेपोरेशन काउजेज कूलिंग। तो इवेपोरेशन के वजह से, इवेपोरेशन क्यों होता है? जब किसी भी मैटर के मॉलिक्यूल्स के पास या फिर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के पास ज़्यादा एनर्जी आ जाए तो वो इवेपोरेट हो जाता है, उस सरफेस को छोड़ देता है। तो ऐसा क्यों करता है? तो ये अपने आप को ठंडा रखने के लिए करता है। तो इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग काउज होता है, याद रखिएगा। अब जैसे कि हम लोग गर्मी के दिनों में यूज करते हैं अर्थन पॉट, मटका, घड़ा, तो वो क्यों यूज करते हैं? क्योंकि उसमें पानी ठंडा हो जाता है। कैसे ठंडा होता है? तो जो घड़ा है, जो मटका है, उसके सरफेस से ऐसा मॉलिक्यूल्स स्केप करता है जिसके पास ज्यादा एनर्जी है, और वो धीरे धीरे जो है उस पानी का, उस वाटर का जो हीट है वो निकलते जाएगा और पानी जो है वो और ज़्यादा ठंडा होते जाएगा। तो इवेपोरेशन की वजह से यहाँ कूलिंग काउज हो रहा है। अब यहाँ बात करते हैं कूलर, डेजर्ट कूलर, जो हम लोग कूलर घर पे यूज करते हैं गर्मी के दिनों में, वहाँ भी इवेपोरेशन होता है। तो इसीलिए वो जो हवा है वो ठंडा हो जाता है। अब हम बात करते हैं एसी, रेफ्रिजरेटर, सब में इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन के वजह से ही कूलिंग काउज होता है, कूलिंग होता है। तो जैसे कि यहाँ पे आपके सामने दो क्वेश्चन है कि वाई वी फील कूल व्हेन स्पिरिट इज पुट ऑन आवर हैंड। तो इफ वी पुट अ लिटिल स्पिरिट, ईथर और पेट्रोल at the back of our hand and wave it out, the spirit evaporate rapidly। क्योंकि ये volatile होता है, our hand feels very cold। This is due to the fact that change from liquid to vapor state spirit require latent heat of vaporization। The spirit takes this heat of vaporization from our hand। अब देखिए हमारे हाथ का जो गर्मी है वो स्पिरिट जो है वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है वेपोराइज होने में। तो और वो जो हीट जो है हमारे बॉडी से लिया, वो तो आपका स्पिरिट का मॉलिक्यूल ले लिया और वो स्केप कर गया और हाथ को ठंडा कर दिया, इसीलिए हमारा हाथ जो है वो ठंडा लगता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हाउ वाटर इज बिकम कूल व्हेन केप्ट इन अ अर्थन पॉट इन हॉट समर डेज। तो ड्यूरिंग हॉट समर डेज वाटर इज यूजुअली केप्ट इन एन अर्थन पॉट। इसको हम लोग पिचर भी बोल सकते हैं या फिर मैडमैन भी बोल सकते हैं। To keep it cool, the earthen pot has a large number of extremely small pores। जो अर्थन पॉट रहता है, घड़ा रहता है, उसमें बहुत सारा छोटा छोटा होल्स रहता है ना इसके सरफेस पे। सम ऑफ द वाटर कंटिन्यूअसली कीप्स सीपिंग थ्रू दीज पोर्स। और कुछ कुछ वाटर जो है वो हमेशा, मतलब कि आप लोग देखते होंगे जब घड़े में हम लोग पानी रखते हैं तो वो घड़ा जो है वो भीग जाता है, वो वेट हो जाता है। और उस केस में कुछ कुछ वाटर
जो है वो हमेशा सीपेज करता है। तो इस केस में क्या होगा आगे देखते हैं। दिस वाटर इवेपोरेट्स कंटिन्यूअसली एंड टेक्स द लैटेंट हीट रिक्वायर्ड फॉर वेपोराइजेशन फ्रॉम द अर्थन पॉट। तो ये क्या करता है कि उस घड़े से इतना टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर लेता है कि ये अपना स्टेट को चेंज कर सके, और उस टेम्परेचर को बोलते, उस हीट को बोलते हैं लैटेंट हीट। तो वो घड़े से लैटेंट हीट को खींच रहा है, तो पानी क्या होगा, और ज्यादा ठंडा हो जाएगा। उसका जितना टेम्परेचर है वो टेम्परेचर जो है वाटर का ये वेपोराइज होने में खत्म हो जा रहा है, तो पानी जो है और ठंडा होते जा रहा है। तो इसी तरीके से अर्थन पॉट जो है, अर्थन पॉट में रखा हुआ वाटर जो है वो हीट लूज कर देता है और वो कूल हो जाता है। तो ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में आता ही है, ये कंपलसरी है, आएगा ही आएगा। ये दोनों क्वेश्चन है और इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिए। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हाउ वी कैन शो द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एटमोस्फेयर। तो एटमोस्फेयर में वाटर वेपर है, एटमोस्फेयर इन द सेंस एयर, एयर में वाटर वेपर है या नहीं है, इसके लिए हम एक्सपेरिमेंट यहाँ पे करते हैं। और इससे पहले आप लोग को एक प्रोसेस जानना होगा जिसको कंडेंसेशन बोलते हैं। तो कंडेंसेशन आप लोग को पहले ही बताया हुआ था। कंडेंसेशन होता क्या है कि जब वाटर वेपर कूल होता है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, इस प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं। तो चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो ध्यान दीजिए, हाँ, तो ध्यान दीजिएगा अच्छे से कि अगर हम बहुत ही ठंडा पानी अगर एक ग्लास में या फिर एक बॉटल में अगर रख देते हैं और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उसके सरफेस पे बहुत सारा वाटर जो है वो इकट्ठा हो गया है, ये कहाँ से आया? बॉटल में तो लीकेज था नहीं, तो फिर पानी बॉटल से बाहर कैसे आ गया? एक्चुअली जो ये वाटर है ये बॉटल के अंदर का नहीं है, ये एटमॉस्फेयर का वाटर है, ये एयर का वाटर है। अब सपोज कीजिए कि ये आपका ग्लास है, इसमें आइसी कोल्ड वाटर है, मतलब बहुत ही ठंडा पानी, और इसके इर्द गिर्द जो है वो एयर है। तो जैसे ही एयर जो है वो ग्लास से टकराता है तो ये क्या होता है, वो ये ठंडा हो जाता है। और हम लोग जानते हैं कि जब भी वेपर या फिर एयर जो है वो ठंडा होगा तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही जो एयर जो है वो जब ग्लास से टकराएगा तो ये एयर जो है वो ठंडा हो जाता है और ठंडा होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और इस ग्लास पे स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है। और यही जो है बार बार एयर इससे टकराएगा और बार बार जो है वो एयर कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट होगा और इस ग्लास पे चिपकते जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा पानी नीचे गिरा हुआ रहता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम दिखा सकते हैं कि एयर में भी वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट है, तो ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इसका नोट्स बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस इज प्योर। तो देखते रहिए स्पेक्ट्रम क्लासेस का चैनल। थैंक यू।